गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। Good evening, sir. Good evening, sir. वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। हाउ यू? Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग मिस्टर अक्षत। Fine, sir. What about you? ओके, तो कल की क्लास में हम लोग मतलब लास्ट क्लास में अपन लोग क्या कर रहे थे? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पर और उसकी प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन था लाइक। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं कि एडजॉइंट मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज को फटाफट जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि उसमें दो प्रॉपर्टीज थी जिनको मैंने बोला था कि आप प्रूव करना। ठीक है, और हमने लास्ट में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था, नेम्ड मैट्रिसेस कुछ, तो उसको डिस्कस करके फिर इनवर्स और उसकी प्रॉपर्टीज करते हैं। तो फटाफट विदाउट लूजिंग टाइम लेट्स बिगिन। मैं एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज सारी बोलता जाऊंगा और आप फटाफट बोलना कि ये आपको याद है या नहीं। ठीक है जी, सो कैन वी स्टार्ट? Yes, sir. तो भाई देखो, हम लोगों ने बोला कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स का रिवीजन कर रहा हूं मैं जल्दी से। कौन से मैट्रिसेस का एडजॉइंट हम निकाल सकते हैं? कौन से मैट्रिसेस का हम एडजॉइंट निकाल सकते हैं? जो मैट्रिसेस, बोलते जाओ भाई, स्क्वायर हो। नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस का तो एडजॉइंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि एडजॉइंट ए का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था? एडजॉइंट ए इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। और कोफैक्टर मैट्रिक्स हम सिर्फ और सिर्फ एडजॉइंट स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में कोफैक्टर की बात कर सकते हैं। एक तो ये प्रॉपर्टी थी, और फिर इसी प्रॉपर्टी से दूसरी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या थी कि एडजॉइंट ए को आप ए के साथ चाहे प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो, दोनों ही केस में इक्वल मैट्रिसेस ऑब्टेन्ड होते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है, और वो मैट्रिक्स कैसा होता है? वो मैट्रिक्स स्केलर होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होती है। हाँ या ना? फटाफट बोलते जाओगे। हाँ, एग्री कर रहे हो? तो यस। Yes, sir. फिर तीसरी बात मैंने बोली थी कि एडजॉइंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है ना, उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए टू द पावर ऑर्डर -1 होती है। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. ये सारे प्रूफ भी किए कर लिए थे, है ना? फिर चौथी बात मैंने बोली कि एडजॉइन ऑफ ए, अगर एडजॉइन का फिर से एडजॉइन लो तो जो मैट्रिक्स मिलता है उसका मैट्रिक्स ए से कनेक्ट है। मैट्रिक्स ए से उसका क्या कनेक्ट है? कैन यू रिकॉल? So determinant of a power n-2 into a. वेरी करेक्ट, ए की पावर n-2 इंटू ए। तो क्या इसका प्रूफ कितने लोगों ने कर लिया था? इसका प्रूफ कितने लोगों ने कर लिया था? ट्राई किया या नहीं किया? फटाफट बोलेंगे, टाइम नहीं किल करेंगे। कर लिया था। कर लिया था, कर लिया था। ठीक है, तो सुकृत बताओ तुमने क्या किया इसमें? जस्ट थोड़ा ब्रीफ कर दो सो दैट आई कैन गेट टू नो कि आपने कैसे अप्रोच किया। सर जैसे एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इनटू ए इनवर्स, तो अब ए की जगह सर एडजॉइंट ए लिख दिया, और फिर जो उस एडजॉइंट ए सर उसको फिर डिटरमिनेंट ए और ए में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, मतलब तुमने इनवर्स का इस्तेमाल करके प्रूफ किया, इज इट? यस सर। ठीक है, इनवर्स का इस्तेमाल करके किया। देखो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। वो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि एडजॉइन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है? एडजॉइन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो ये है, दिस इज द मिरेकल। ये प्रॉपर्टी, ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज अगर एडजॉइन की देखो तो इसी प्रॉपर्टी से कनेक्ट होती हैं, इसी के बाई प्रोडक्ट बोल सकते हैं। जैसे अगर यही है, यही वाली प्रॉपर्टी है, और इसी प्रॉपर्टी से हम ये कर सकते हैं। कैसे? अगर इस प्रॉपर्टी से प्रूव करना है तो रिप्लेस मैट्रिक्स ए बाय एडजॉइन ऑफ ए, क्योंकि ये तो हर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है ना, और एडजॉइन ए भी एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम रिप्लेस कर दें तो देखो क्या होगा, यहां ए हो जाएगा तुम्हारा एडजॉइन ऑफ ए, इजंट इट? ये पहला वाला ए, और दूसरा एडजॉइन ऑफ ए, एडजॉइन ऑफ ए।
और राइट साइड में क्या आ जाएगा इसमें, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए टाइम्स आइडेंटिटी। अब जरा देखो, जो कुछ भी आपको मिला उसको अगर मैं प्री मल्टीप्लाई कर दूं, किससे, प्री मल्टीप्लाई कर दूं किससे, ए से, तो यहां आ जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए, और राइट साइड में एडजॉइन ए का डिटर्मिनेंट हम प्रूव कर चुके हैं, क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए रेज टू द पावर ऑर्डर -1, ये तो स्केलर है, स्केलर टाइम्स आई है, तो जो ए आपने प्री मल्टीप्लाई किया वो आई एन में प्री मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इंटू आई एन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जरूरी है कि हम प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं या पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर स्पेसिफिकली प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ये वाला एडजॉइन ए को खाना, इस वाले एडजॉइन ए को हटाना। ए टू एडजॉइन ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए रेज मल्टीप्लाइड बाई आइडेंटिटी, आइडेंटिटी टाइम्स एडजॉइन डबल एडजॉइन ए, और राइट साइड में हो गया तुम्हारा क्या, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 ए इंटू आइडेंटिटी से। अब जरा देखो, ये i इंटू एनी मैट्रिक्स विल रिमेन द सेम मैट्रिक्स, और ये डिटर्मिनेंट a से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो तुम्हारे पास में वो रिजल्ट आ जाएगा एडजॉइन ऑफ एडजॉइन a। हो गया प्रूफ कि नहीं, डिटर्मिनेंट a की पावर n-2 टाइम्स, तो प्रूव हो गया। इतना ही नहीं, अब आप देखो, अगर आपसे फिर से बोले कि एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए, है ना, अगर एक बार और एडजॉइन ए, ट्रिपल एडजॉइन ए क्या होगा, तो उसका भी आप रिजल्ट निकाल सकते हो। 4 टाइम्स एडजॉइन ए अगर कर रहे हैं, एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ऑफ ए, तो प्रोसीजर समझो, ये जो मैंने आपको बताया ये एक प्रोसीजर बता दिया कि इस प्रोसेस को पकड़ के रखो, बाकी क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। यही प्रोसेस इंपॉर्टेंट, प्रूफ क्यों मैं बता रहा हूं, सो दैट ये प्रोसेस पकड़ में आ जाए कि कैसे आप प्रोसेस करोगे। तो अगर यहाँ 2 की बजाय 3 बार एडजॉइंट आ जाए, 4 बार आ जाए, k टाइम्स आ जाए, तो यू कैन डिड्यूस इट, यू कैन क्रिएट द रिजल्ट फॉर द सेम। इसके अलावा और कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, कुछ याद है? डबल एडजॉइन ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या आया था, डिटर्मिनेंट ए, ये तो प्रूफ कर लिए थे, n-1 का होल स्क्वायर, है ना, इसको भी हम वहीं से प्रूफ कर सकते हैं, इसको भी यहां से प्रूफ कर सकते हैं, यहां से भी प्रूफ कर सकते हैं, ये वाला जो प्रूफ किया ना, फोर्थ से ही ये फिफ्थ डिड्यूस हो जाएगा, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लो, एक लाइन में हो जाएगा। और दूसरे तरीके से मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। छठी प्रॉपर्टी कि अगर इस प्रॉपर्टी को ना, फिफ्थ प्रॉपर्टी को आप जनरलाइज भी कर सकते हो, जैसे अगर मैं बोलूं एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ऑफ, ऐसे कितनी बार कर लो, अगर आप k टाइम्स करते हो तो क्या आएगा आंसर, जरा मुझे बताओ, क्या आएगा? तो एक बार एडजॉइन किया तो डिटर्मिनेंट a की पावर n-1, डबल एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट दिया तो n-1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट a रेज टू द पावर n-1 की पावर k। इसी तरह से कुछ और प्रॉपर्टी बताई थी, जैसे एडजॉइन ऑफ के ए क्या था भाई, एडजॉइन ऑफ के टाइम्स ए, जल्दी बोलो। सर k रेज़ टू पावर n-1 इनटू एडजॉइंट ए, k टू द पावर n-1 इनटू एडजॉइंट ए, प्रूफ हो गया ना, प्रूफ करने की जरूरत तो नहीं है, कर दूं मैं, कर दिया था सर। ठीक है। और इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी बताई थी मैंने? सर रिवर्सल प्रॉपर्टी भी बताई थी आपने, एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट, हाँ, मैंने बोला था कि एडजॉइन ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ ए, इसको प्रूफ कर लिया था, इनवर्स वाले मेथड से भी प्रूफ कर लिया था, बिना इनवर्स वाले मेथड से भी प्रूफ कर सकते, बिना इनवर्स मेथड से भी प्रूफ कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेफ्ट से वही प्री मल्टीप्लाई करने वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ट्राई करते रहना वो सारी बात को। और भी एक प्रॉपर्टी बताई थी कि एडजॉइन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइन ए का होल ट्रांसपोज। और एक प्रॉपर्टी बताई थी कि, ये नहीं बताई थी बट ये भी लिख लो अगर लिख ही रहे हो तो, एडजॉइन ऑफ ए का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ ए इनवर्स।
तो ये सारी प्रॉपर्टी एडजॉइन से रिलेटेड है, ठीक है। तो मेजरली इसमें जो प्रॉपर्टी मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, और इसी प्रॉपर्टी से सारी प्रॉपर्टीज डिड्यूस होंगी। बस आप सुटेबल मैट्रिसेस से प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई करते जाओ और क्रिएट करते जाओ, सारी के सारी प्रॉपर्टी आप इसी से डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, ये वाले तरीके से ऐसे। अब फटाफट मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से आंसर करिए, ठीक है, जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन है जी, मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन 1, let A be a square matrix defined as 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है x, y, नेगेटिव ऑफ z, एंड अदर एलिमेंट इज 1, 2 and 3. The third row is 1, 1 and 2. ये स्क्वायर मैट्रिक्स A है, वेर एक्स वाई जेड जो दिए हुए हैं ये पॉजिटिव इंटीजर है या नेचुरल नंबर है, तो आप लिख सकते हो एक्स वाई जेड आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी। तो एक 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ जिसके एलिमेंट जो है वो फर्स्ट रो के एलिमेंट है एक्स वाई माइनस जेड, सेकेंड रो थर्ड रो नॉन नंबर्स है, एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर्स है, ऐसा इन्होंने बोला। और बताया कि इफ द एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए, ठीक है साहब, ये पूरा एडजॉइन कितनी बार एडजॉइन किया मैंने, 4 टाइम्स। इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू इन्होंने दे दी, से द वैल्यू इज गिवन एज 2 raised to the power 32 into 3 raised to the power 16, ठीक है जी। देन फाइंड द नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस ए, then number of such matrix A is, अब ये न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप का प्रॉब्लम हो गया, इसको आपको करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमें ये पता है क्या, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हमें ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे और हम बोलेंगे कि अगर 4 टाइम्स एडजॉइंड है ना, तो उसकी वैल्यू क्या होती है डिटर्मिनेंट की, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर, बोलो हाँ या ना, बोलो क्या होगी डिटर्मिनेंट a टू द पावर, अरे बोलो यार, पावर 4। हाँ तो 4 टाइम्स है तो n-1 की पावर 4, तो n-1 की पावर 4 होगा। इट इज गिवन एज 2 raised to the power 32 into 3 raised to the power 16, बट व्हाट इज n, n की वैल्यू हमारी है 3। तो और डिटर्मिनेंट a अब आपको कैलकुलेट करने पड़ेगा, ऑल्सो डिटर्मिनेंट a क्या आ रहा है आपका, बोलो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकाल लो, सिंपल सी बात है, x मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 3x आ गया, y नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 3, तो -1 माइनस y प्लस y हो गया, एंड माइनस z मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2 तो प्लस z हो गया। ये कॉलम वाले से भी सिंपलीफाई कर सकते थे, C1 C3 माइनस C1 C2। मिस्टर साकेत बेटा ये तो मैट्रिक्स है, अच्छा तुम डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोल रहे हो, यस सर। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए, बच्चे क्यों, वाई टू वेस्ट टाइम, समझ रहे हो, अगर मुझे स्ट्रेट अवे 2 सेकंड में वैल्यू मिल रही है तो हम क्यों सिंपलीफाई करें, ये तो ऐसा थोड़ी है कि सब्जेक्टिवली बोल रहे हैं कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू विदाउट एक्सपेंशन निकालो, जहां पर जरूरत पड़ेगी, जहां उससे एडवांटेज हो तो कर लेंगे, यहाँ पर कोई खास एडवांटेज नहीं था इसलिए नहीं किया मैंने, कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, एज फार एज यू आर डूइंग इट फॉर डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस को नहीं चेंज करना है, बिल्कुल सही। तो आ गया ये x प्लस वाई प्लस जेड, तो फाइनली क्या आया, फर्स्ट इक्वेशन में ये चीज डाल दी तो क्या आ गया तुम्हारा, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर क्या हुई 16, है ना, n-1 की पावर 4 16, और राइट साइड में आ गया 2 raised to the power 32 into 3 to the power 16, तो यहां से आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आएगी, दोनों साइड में 16th रूट ले लो तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आएगी,
तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आएगी 12 और -12, बट -12 तो हो नहीं सकती। बोलो क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है Natural numbers. एक्स वाई जेड आर नेचुरल नंबर्स, तो हमने ये वाले पॉसिबिलिटी को काटा लगा दिया। x प्लस वाई प्लस जेड 12 हो गया। अब ये प्रॉब्लम यहां तक तो यात्रा जो आपकी थी वो थी मैट्रिक्स की, इंडिटरमिनेंट की। इसके बाद प्रॉब्लम कहाँ निकल गई? PNC सर, बैगर हाँ एग्जैक्टली, कि इंटीजर नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस फाइंड करना, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12 के कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो याद है ना कॉन्सेप्ट कि 12 आइडेंटिकल कॉइन्स है, मान लो 12 आइडेंटिकल कॉइन्स ले लो 1-1 रुपए की, और उनको आपने 3 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि किसी को भी मिनिमम 1 मिलना चाहिए, क्योंकि एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है तो 0 नहीं मिलना चाहिए किसी को, है ना। तो उसके लिए क्या तरीका होता है कि एक एक तो सबको दे दो, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिंग 1 to each, एक तरीके से कर सकते हैं। अब बच्चे कितने? 9, तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा x नॉट प्लस y नॉट प्लस जेड नॉट इज इक्वल टू 9। मानते हो कि नहीं मानते हो? x को लिख दो x नॉट प्लस 1, वही वेरिएबल रिप्लेसमेंट वाली टेक्निक, x नॉट प्लस 1, y को रिप्लेस कर दो y नॉट प्लस 1, और z को रिप्लेस कर दो z नॉट प्लस 1। अब x नॉट y नॉट जेड नॉट जो है ये क्या है? ये होल नंबर्स हो गए, इनकी वैल्यू अब 0 भी हो सकती है। तो ये आ गया अब होल नंबर सोल्यूशन। अब आप ये 9 कॉइन्स को 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कितने सोल्यूशंस होते हैं? तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट XYZ इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 9 आइडेंटिकल कॉइन्स एंड 3 पार्ट करने तो 2 सेपरेटर। याद आया? तो 9 + 2 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 आइडेंटिकल के लिए 2 फैक्टोरियल, 9 आइडेंटिकल के लिए 9 फैक्टोरियल, तो 11C2, तो 11 × 10 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आ गया? 55। इसका मतलब क्या हुआ कि XYZ के 15 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स बनेंगे और एक ऑर्डर ट्रिपलेट से एक मैट्रिक्स फॉर्म होगा। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस का आंसर क्या आया? टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस A इज इक्वल टू 55। तो ये आंसर, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ गई बात की नहीं? यस सर। यस Yes, सर। sir. अच्छा, अगर इवेंचुअली किसी बच्चे ने 11th में वो वाला 11th वाला कॉन्सेप्ट नहीं भी आता है, भूल भी गया है, तो इवन इन दैट केस हम कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है इस क्वेश्चन को करने का कि भाई अगर आपको x और y और z की वैल्यूज चाहिए तो x y z की वैल्यूज 9, भाई एक एक तो ये तो ऑब्वियस है ना कि एक एक तो दे दिया उनको, अब 9 देने हैं 3 में, तो आपके पास x के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो x की वैल्यू या तो 0 होगी, नहीं देंगे, या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, या तो 4 होगी, या तो 5 होगी, या तो 6 होगी, या तो 7 होगी, या तो 8 होगी, या तो 9 होगी, 0 से 9। अब इसमें हर एक के करस्पॉन्डिंग x अगर 0 हो गया तो y प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? x 0 के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा? y प्लस जेड क्या हो जाएगा? 9। अब y प्लस जेड 9 कॉइन्स को 2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 10 तरीके होंगे। 0 1 0 1 1 नहीं 0 9 1 8 2 7 3, बोलते जाओ, 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1 एंड 9 0। तो 0 से लेके 9 10 तरीके होंगे, तो हर एक के इसके कॉरस्पॉन्डिंग 10 तरीके हो जाएंगे, 10 वेज। दूसरे केस के कॉरस्पॉन्डिंग y प्लस जेड की वैल्यू 8 हो जाएगी, इसके कितने तरीके हो जाएंगे? 0 से लेके 8 तक 9 तरीके हो जाएंगे। तीसरे में 8 हो जाएगा, चौथे में 7 हो जाएगा, एंड सो ऑन। लास्ट में जब y प्लस जेड 0 हो गया तो एक ही वे होगा, 0 0। अब देखो तो ये सारे नंबर ऑफ वेज को काउंट करो तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 10, 1 से लेकर के 10 तक की नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? 10 × 11 डिवाइडेड बाय 2, तो वही आंसर फिर से आ जाएगा।
तो आपके पास एग्जॉस्टिव काउंटिंग का तरीका भी है 11th में जो आपने पढ़ा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, वो फार्मूला भी है, वो तरीका है, चाहे आप फार्मूले से करो, फार्मूला भी पढ़ा था ना n+r-1 CR-1, तो वहां से डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो यूजुअली मैंने आपको दिखाया कि जो प्रॉब्लम एग्जाम में पूछी जाएगी ना, कॉन्सेप्ट वही है जो पिछले क्लास में किया, कॉन्सेप्ट वही है जो प्रॉपर्टीज आप लर्न करते हो, लेकिन एग्जाम में उसका एप्लीकेशन पूछा जाएगा, और उसमें जेईई मेन में 2 टॉपिक, जे एडवांस में 4 टॉपिक, 3 टॉपिक मर्ज होते हैं, बस इतना ही फर्क है। अगला क्वेश्चन, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तैयार हो? यस सर। Yes, sir. चलिए सर, अगला क्वेश्चन का आंसर आप करिए। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, फटाफट लिखिए। क्वेश्चन सिंपल है, जल्दी से आंसर आना चाहिए। इफ अ मैट्रिक्स A has elements 2, -3, not 2, sorry, -3 and 3 and -3, तो 3, -3, 4 ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है, 2, -3 and 4 ये सेकेंड रो के एलिमेंट है, थर्ड रो के एलिमेंट है 0, -1 and 1। ठीक है साहब, ये मैट्रिक्स A है, 3x3 का मैट्रिक्स है। एंड आपसे पूछा गया देन ट्रेस ऑफ adjoin of adjoin A, trace of adjoin A is, मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं, फटाफट सॉल्व करो पहले आप। तो द ऑप्शंस आर 1, 2, 3, 4। अच्छा, जिसका हो जाए उसके लिए अगला क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूं यहीं पर, पहले इस ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट इफ कैपिटल M be the square matrix of order 3, such that its determinant has value 2, then determinant of adjoint of M/2 equals, and the options are 1/4, 1/8, 1/16 and 1/2। ठीक है, फटाफट आंसर करिए दोनों क्वेश्चन का। वेल डन, गो अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। अब ट्रेस आप तभी फाइंड कर सकते हो जब आपको एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए मिल जाए, और इसके लिए आपको वो प्रॉपर्टी चाहिए होगी, है ना। इसीलिए मैंने सारी प्रॉपर्टी रिकॉल भी कर दी थी, क्या कि एडजॉइन ऑफ, हाँ ठीक है, कुछ लोगों ने आंसर निकाल लिया, वेल डन। एडजॉइन ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ए रेज टू द पावर ऑर्डर -2 टाइम्स ए। तो हमें वर्चुअली ये चाहिए सिर्फ, बस, क्योंकि ए का ट्रेस तो पता ही है, और के टाइम्स ए का ट्रेस जो है वो ए का ट्रेस टाइम्स के होता है। तो फिर हम बोल देंगे क्या कि ट्रेस ऑफ एडजॉइन ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-2 टाइम्स ए। और किसी भी मैट्रिक्स में कोई नंबर मल्टीप्लाई करने पर सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं उस नंबर से, तो ट्रेस भी मल्टीप्लाई हो जाता है उस नंबर से, क्योंकि ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट का सम।
तो आ जाएगा डिटर्मिनेंट a रेज टू द पावर n-2 टाइम्स ट्रेस ऑफ a। तो हमें ट्रेस a तो पता ही है, सिर्फ डिटर्मिनेंट a की वैल्यू हमें चाहिए। बोलो है ना? तो Yes, sir. पहले डिटर्मिनेंट a कैलकुलेट कर लिया जाए। व्हाट इज डिटर्मिनेंट a? हैव यू कैलकुलेटेड डिटर्मिनेंट a? तो 1 ही आता है। हाँ, तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू स्ट्रेट अवे देख लो तो भी दिख रही है ना? आप चाहो तो 0 भी बना सकते हो, बट ऐसे डायरेक्टली देख लो तो 3 टाइम्स क्या आया? 3 मल्टीप्लाइड बाई -3 + 4 1, तो 3 ही आ गया। एंड माइनस ऑफ माइनस +3 टाइम्स 2, तो +6 आ गया। और 4 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो -8 आ गया। तो वर्चुअली इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 1 आ गई, तो ये चीज जो हमारी क्या हो जाएगी? डिटर्मिनेंट a 1 टू द पावर 3 - 2 इज 1, तो 1, तो ये ट्रेस a के ही इक्वल आ गया। और ट्रेस a कितना है ऐसा? 3 + -3 + 1, तो आंसर आ गया 1। तो ये आंसर है। क्लियर, सिंपल। नेक्स्ट। मतलब ये प्रॉब्लम सारे के सारी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। अगर आपको प्रॉपर्टीज आपने तैयार करी हुई है तो दे आर नथिंग, दे आर वेरी सिंपल। हाँ, अगर प्रॉपर्टीज नहीं याद है तो देन इट इज टफ। प्रॉपर्टी नहीं याद होने पर गलतियां होंगी। और प्रॉपर्टीज में अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बड़ी सिंपल हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत इस्तेमाल होती हैं, और उसमें गलतियां भी बहुत होती हैं। अगर आप एक छोटा सा गलती करेंगे ना तो ऑप्शंस इतने क्लोज होते हैं और इतने प्यार से डिजाइन करे जाते हैं कि थोड़ी जो आप गलती करोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ऑप्शन होगा, तो आपको दिख जाएगा वो आंसर। तो क्या है आंसर इसका? इस वाले पार्ट का आंसर क्या है? 1/16। 1/16 ठीक है। अब इसमें देखो कौन कौन से प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। एक तो प्रॉपर्टी की एडजॉइन ऑफ हाफ m, हाफ एक स्केलर है तो के ए वाली प्रॉपर्टी है ना। एडजॉइंट ऑफ k टाइम्स a इज k की पावर ऑर्डर -1, ऑर्डर क्या है? 3 - 1 इंटू एडजॉइन m। पहले तो ये वाली बात आपको याद आनी चाहिए। अब ये वाली प्रॉपर्टी अगर आप पता है तो अब दोनों साइड में हमें क्या लेना भाई? हमें तो डिटर्मिनेंट ऑपरेट करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑपरेट करते इधर, मतलब डिटर्मिनेंट ऑपरेट करते इधर। अब सब क्या देखने वाली बात है कि हाफ की पावर 2 1/4 है जी। ये 1/4 टाइम्स एडजॉइन ऑफ m। अब एडजॉइन m तो एक मैट्रिक्स ही है और उस मैट्रिक्स में कांस्टेंट स्केलर एक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो स्केलर टाइम्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट में स्केलर की पावर n बाहर आती है, तो यहां पर 1/4 की पावर क्या हो जाएगा? 3। 1/4 की पावर 3 इधर आ गई, और इधर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट m क्या हो जाएगा? तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ a होता है डिटर्मिनेंट a रेज टू द पावर ऑर्डर -1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ m टू द पावर ऑर्डर इज 3 - 1 2। बोलो हाँ या ना? तो यहां पर आ गया Yes, बेटा तुम्हारा 1/26 मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट m की वैल्यू 2 दी हुई है तो 2 स्क्वायर हो गया, तो ऑब्वियसली आंसर आ गया 1/2 की पावर 4 दैट इज 60, 1/16। तो इट्स ऑल, एक तरह से मैंने 3 प्रॉब्लम ये जो कराई, पर्पस ये था कि जो भी आपने प्रॉपर्टी करी थी वो एक बार रिवाइज हो जाए, ठीक है। और एक थोड़ा सा आपको एक हाईलाइट दिया कि ऐसी ही प्रॉब्लम पूछी जाएगी, चाहे वो जेई मेन हो चाहे जेई एडवांस हो। प्रॉब्लम जेई मेन में क्या होता है, ऐसे ही प्रॉब्लम पूछी जाएगी। जेई एडवांस प्रॉपर्टी पर बेस्ड। जेई एडवांस में क्या है कि वो आपसे जिस तरीके से ये प्रॉपर्टीज को आपने डिवाइस किया, डिराइव किया, वो तरीका इस्तेमाल कराते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। और मैट्रिसेस पे अच्छी प्रॉब्लम आती हैं, आप करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। एनीवे, अब ये डिस्कशन के बाद में फटाफट पहले एक दो नॉन मैट्रिसेस पर और बात कर लेते हैं। जैसे कि एक लाइन का लिख दो आइडेम पोटेंट मैट्रिक्स, फिर हम लोग इनवर्स पे चलेंगे। आइडेम
पोटेंट। आइडेम पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ये सब कुछ स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में बात हो रही है। आइडेम पोटेंट मतलब जो अपने आप को रिपीट करता है। कैसे रिपीट करता है? कैसे रिपीट करता है? तो बोल रहे हैं अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर वही मैट्रिक्स जनरेट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं आइडेम पोटेंट। तो ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर एक मैट्रिक्स ए है ऑर्डर n बाई n है, सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं आइडेम पोटेंट। ठीक है, और ऑर्थोगोनल कौन सा होता है? कौन सा मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होता है? जिसका ट्रांसपोज, हाँ, जिसका ट्रांसपोज उसका इनवर्स हो, या जिसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ जाए। और उसकी सारी प्रॉपर्टीज याद है ना? ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के एलिमेंट और कोफैक्टर सेम होते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की डिटर्मिनेंट की वैल्यू या तो 1 होती है या तो -1 होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की रोज जो होती है वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल, एक दूसरे के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो ये सब बातें थोड़ी डिस्कस हुई थी। तो कुछ कोई ऐसा मैट्रिक्स भी हो सकता है जो ऑर्थोगोनल भी हो और आइडेम्पोटेंट भी हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज बोथ ऑर्थोगोनल एंड आइडेम्पोटेंट। ये ऑर्थोगोनल भी है एंड आइडेम्पोटेंट भी है। ये सेल्फ इनवर्स भी है, अपना ही खुद ही इनवर्स है। अब जैसे एक मैट्रिक्स दे रहा हूं, आप फटाक से जल्दी से चेक करके बताओ ये आइडेम्पोटेंट है या नहीं है। ठीक है जी, मैट्रिक्स है साहब 2 -2 4 4 नेगेटिव एंड देन -1 3 4 and 1 -2 -3। चेक वेदर इट इज आइडेम्पोटेंट और नॉट। तो आपने कुछ नहीं करना है, इसी मैट्रिक्स को सेल्फ मल्टीप्लाई कर देना है। सेल्फ मल्टीप्लाई करके और चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पर यही मैट्रिक्स दोबारा लिख दे, ए स्क्वायर लिखना है मुझे, तो मैं लिखूंगा 2 -2 -4 एंड -1 3 4 एंड 1 -2 -3। अब थोड़ा सा आप एक दो एलिमेंट चेक करोगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 + 2 -4, 2 आ गया, 6 -4। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -4 -6, -4 -6 is -10 and +8, तो -10 + 8 is -2 आ गया। तो देख रहे हो, पहला एलिमेंट वही आ रहा है, दूसरा एलिमेंट भी रिपीट हो रहा है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -8 -8 -8 and -8 is -16 + 12 -4 आ गया। So what do you observe? That when you are multiplying the matrix A to itself, it is generating itself. ये दोबारा जनरेट हो रहा है, तो ये फिर रिक्रिएट हो रहा है। ऐसे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो -2 -3 -5 + 4 -1 आ गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो 2 + 9 11 -8 3 आ गया जी। सेकेंड रो थर्ड कॉलम करेंगे तो 4 + 12 16 -12 4 आ गया सब। तो आपको देखना, आप देखेंगे वही मैट्रिक्स फिर से क्रिएट हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ गया, तो ये एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अब जैसे नल स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स है तो आइडेम्पोटेंट होगा, क्योंकि नल का स्क्वायर भी नल होगा, है ना? तो आइडेम्पोटेंट भी समझ में आ गया। ऐसे ही यहीं पर एक आइडेम्पोटेंट से ही कनेक्टेड भी है एक तरह से, बट थोड़ा जनरलाइज बात बोल रहे हैं हम लोग, तो लिख दो पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक। अब ये जो मैट्रिसेस है ना, ये वाली प्रॉपर्टी वाले जो मैट्रिसेस हैं, ये क्वेश्चंस में यूज होते हैं, इसलिए ऐसे मैट्रिसेस मिले तो उनको सीरियसली स्टडी करो। पीरियोडिक मैट्रिक्स, या ऐसे बोलो कि जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम ढूंढते हैं ऐसे में, कहीं वो मैट्रिक्स पीरियोडिक तो नहीं, कहीं वो आइडेम्पोटेंट तो नहीं, कहीं वो नीलपोटेंट तो नहीं, कहीं वो ऑर्थोगोनल तो नहीं, है ना? वो ऑब्जर्व करते हैं। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या है भी लिख दो।
अ स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑर्डर n by n ऑर्डर का अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको पीरियोडिक कब बोलते हैं? तो इट इज कॉल्ड पीरियोडिक if A raised to the power k plus 1 is A for some natural number k, for some natural number k, अगर किसी नेचुरल नंबर k के लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है, जैसे पीरियोडिक फंक्शन बोलते थे f of x plus t is equal to fx, तो वैसे ही कुछ है, मल्टीप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैट्रिसेस का ये बात हो रहा है, तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स एंड k इज कॉल्ड पीरियड ऑफ मैट्रिक्स, वेयर k इज कॉल्ड पीरियड, वेयर k इज कॉल्ड पीरियड ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है वो भी तो पीरियोडिक हुआ। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का पीरियोडिसिटी क्या है? अगर कोई हाँ बिल्कुल, अगर वो मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है, दिस पीरियोडिसिटी इट्स पीरियड इज 1। क्यों? क्योंकि उसका, अब देखो a का स्क्वायर a आने का मतलब क्या है ये बताओ? a स्क्वायर a आने का मतलब है कि a की कोई भी नेचुरल पावर आएगी, a क्यूब क्या होगा? a क्यूब हो जाएगा a इंटू a स्क्वायर, और a स्क्वायर a हो गया तो a इंटू a, फिर से a स्क्वायर बन के वापस a आ गया। तो अगर कोई मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है तो उसका स्क्वायर a के इक्वल होगा, और उसका स्क्वायर a के इक्वल होगा तो उसकी हर नेचुरल पावर a होगी। तो आई कैन से दैट आइडेम्पोटेंट होने पर a टू द पावर एनी नेचुरल नंबर इज a फॉर ऑल k, ये बात होल्ड करेगी, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बट पीरियोडिसिटी में हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि पीरियोडिक है तो a की हर एक पावर a हो जाएगी। पीरियोडिसिटी में देखो बड़ी सिचुएशन क्या है कि जैसे मान लो कि k की वैल्यू 3 है, अगर मैं बोलूं कि a स्क्वायर a क्यूब a आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ पीरियड क्या है? ऐसे मैट्रिक्स का पीरियड क्या है? 2 है। बोलो भाई, अगर पीरियड 2 है तभी ना a क्यूब इक्वल टू a आएगा, मतलब a स्क्वायर a नहीं है, a क्यूब a है। तो अब उसका सिचुएशन देखो कैसा होगा, पहला पावर करेंगे तो a आएगा, फिर a स्क्वायर एक डिफरेंट मैट्रिक्स आएगा, a क्यूब फिर से a आ जाएगा, फिर a की पावर 4 क्या आएगा? a स्क्वायर आ जाएगा, और फिर a की पावर 5 a आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कैसे एक ऑल्टरनेट पर ये रिपीट हो रहा है ना, 2 गैप से रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसका पीरियड 2 है। अब किसी का पीरियड अगर 3 हो जाए, अगर k की वैल्यू 3 हो जाए, तब सिचुएशन समझ रहे हो कैसी होगी? a स्क्वायर a क्यूब और a4 a हो जाएगा, फिर a आ जाएगा। अब फिर से क्या आएगा? अगला वाला क्या आएगा? a स्क्वायर, फिर आएगा a क्यूब, फिर आ जाएगा a, फिर आएगा a स्क्वायर, फिर आएगा a क्यूब, फिर आएगा a। तो बिल्कुल 3 यूनिट के इंटरवल पर इसका रेपिटेशन चलता रहेगा। तो ये पीरियोडिसिटी की बात आ गई। ठीक है, जैसे अगर ये वाला मैट्रिक्स है, समझ रहे हो, ये वाला मैट्रिक्स है, ये वाला, इसके लिए अगर आपसे कोई बोले कि a रेज टू द पावर 101 क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? a ही होगा। a ही होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैट्रिक्स a टू द पावर 4 इज इक्वल टू a, समझ रहे हो मेरी बात? a टू द पावर 4 इज a, बट a टू द पावर 3 इज नॉट इक्वल टू a। a टू द पावर 3, a टू द पावर 2, ये सब a के इक्वल नहीं है। मतलब a की लीस्ट पावर 4 है जो a के इक्वल है, 1 को छोड़ के। तो ऐसा मैट्रिक्स पीरियोडिक हो गया। अब इसके बारे में आपसे कोई पूछता है कि भाई ये बताओ कि a की पावर 103 क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे?
सर ए क्यूब। ए होगा सर, हाँ क्या होगा, ए होगा। क्या करेंगे, कैसे किया ये बताओ, ऐसे मत बोलो। सर उसको ए की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो इनिशियल रिलेशन था, उसके बाद फिर नहीं सर, ये नहीं। जल्दबाजी नहीं करो बेटा, जल्दबाजी नहीं करो। जब मैंने बोला ए टू द पावर 4a है, मतलब पैटर्न समझ में आ गया, ए स्क्वायर, ए क्यूब एंड देन ए स्क्वायर, देन ए क्यूब, देन ए, ऐसा चलेगा ऐसा। इसका पीरियड 3 है। तो बेसिकली ऐसे सोचो कि ए के पावर 4a हो रहा है, फिर 5 6 नहीं, ए के पावर 7a हो रहा है, अरे भाई ए की पावर 4a हो गया, ए की पावर 5a स्क्वायर हो गया, ए की पावर 6a क्यूब हो गया, ए की पावर 7a हो रहा है, फिर 8 नहीं होगा और 9 नहीं होगा, फिर a आ जाएगा, कौन सा, ए की पावर 10। तो 103 मैं पूछ रहा हूं कि ये कौन से नंबर्स हैं, 4 7 10, ये 4k या 3k के फॉर्म में है ना, पीरियड 3 है तो 3k, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा a की पावर, बोलो 3k+1, मतलब हाँ 3k+1 के फॉर्म में ले जाएंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 से डिविजिबल है, नहीं सर 1 ही आ रहा है। तो आपने लिखा ये 3 मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखा, सर 34। 34 प्लस क्या आ गया 1, यही है। तो आप इसको लिखोगे a, बोलो a की पावर 3 इंटू 34 इंटू a, यही आएगा नहीं। ये अब सर बेसिकली हम कौन सा पावर है जो a आ रहा है, 4 का मल्टीपल में जो पावर है वो a आ रहा है कि नहीं, आई एम सॉरी, नहीं 4 का मल्टीपल नहीं यार, एक सेकेंड, मैंने क्या बोला, सर जो 3k+1 के फॉर्म में वो ही है। हाँ 3k+1 के फॉर्म में a आ रहा है ना, वेरी करेक्ट, 3k+1 के फॉर्म में जो है वो a आ रहा है, तो ये 3k+1 का फॉर्म ही तो है, ये जो Yes, हमारा sir. पावर है वो 3k+1 ही फॉर्म है ना, तो 3k+1 फॉर्म है तो a ही आएगा ना, दिस इज a ओनली। तो ये है, ऐसे लिख करके सीधे बोल दो इट इज a। और अगर ये 104 होता तो a स्क्वायर हो जाता, 105 होता तो a क्यूब हो जाता, ठीक है, 106 हो जाएगा, फिर से a आ जाएगा, ऐसा। तो ये हो गई पीरियोडिसिटी की बात। तो पीरियोडिक मैट्रिक्स हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया और आइडेम्पोटेंट हो गया। इसके बाद एक क्लास लिख दो जल्दी से, नीलपोटेंट मैट्रिक्स एंड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो आप लिखेंगे बेटा नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन मैं कर चुका हूं शायद पहले, है ना, जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस डिफाइन कर रहे थे वहां पर मैंने मेंशन किया था, आइडेम्पोटेंट भी मेंशन किया था, नीलपोटेंट भी किया था। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, नील वर्ड ही होता है नल मैट्रिक्स क्रिएट होना। तो नीलपोटेंट वो मैट्रिक्स होता है जिसका कोई सर्टेन नेचुरल पावर, नेचुरल एक्सपोनेंट करने पर वो जीरो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो लिख दो a square मैट्रिक्स aij ऑर्डर n by n is called nilpotent of index, चलो nilpotent लिखो, if and only if a raised to the power n is a null matrix, zero matrix for some natural number, for some n belongs to, बोलो, natural number, and n is called index of nilpotent। कब, if and only if
a raised to the power n minus 1 is not equal to null। तो अगर nth पावर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की नल मैट्रिक्स हो जाए बट n माइनस 1th पावर वो नॉन जीरो मैट्रिक्स हो, जैसे a स्क्वायर नॉन जीरो हो बट a क्यूब नल हो जाए, तो हम बोलेंगे कि थर्ड ऑर्डर का, थर्ड इंडेक्स का निलपोटेंट है। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखो, n इज द लीस्ट नेचुरल नंबर फॉर विच a टू द पावर n इज जीरो। n इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर फॉर विच a टू द पावर n इज जीरो। क्योंकि अगर एक बार a की पावर n जीरो होगी, जैसे मान लो किसी केस में a क्यूब जीरो हो गया तो उसका इंडेक्स 3 हो गया, तो a टू द पावर 4 a टू द पावर 5 तो जीरो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है जीरो होगा, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स में कुछ भी मल्टीप्लाई कर जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। तो ये बात भी यहीं पर दिमाग में रखना है कि a टू द पावर n अगर नल है तो it will imply that a to the power m will be null matrix for all m belongs to greater than equal to n। तो ये तो ऑब्वियसली होल्ड करेगा। फॉर एग्जांपल इसका बहुत एकदम क्रूशियल सा सिंपल सा एग्जांपल तो ये था, है ना, 0x00 याद है, इसका a स्क्वायर करेंगे तो नल आ जाएगा। तो इस पर डिस्कशन भी हो गया था, अगर आपको मैं रिवाइज कराऊं तो आपको शायद याद आ जाए कि एक मैट्रिक्स मैंने लिया था bx which is equal to 1 0 1 x and it is also equal to identity 1 0 1 0 plus a nilpotent matrix 0 0 0 x। तो इसको हम i प्लस ax बोल सकते हैं, और i और ax कम्यूटेटिव होते हैं, तो वहां से कई सारी बातें मैंने बताई थी, जैसे bx इंटू by इज इक्वल टू bx प्लस y। कुछ याद आ रहा है कि नहीं? bx का स्क्वायर इज इक्वल टू b2x हो जाएगा। ऐसे bx की पावर n करेंगे तो वो आ जाएगा bnx, मतलब ऐसा हो जाएगा 1 0 1 n टाइम्स x ऐसा। तो ये सारी बातें हमने उस समय निलपोटेंट करते समय, वहां पर प्रोडक्ट करते समय हमने इस पर क्वेश्चंस किए थे। तो जस्ट फॉर रिकॉल मैंने बता दिया दोबारा। याद आ गया कि नहीं होगा तो एक बार लेक्चर में उन क्वेश्चंस को देख लेना, प्रोडक्ट वाले, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स वाले लेक्चर में जो क्वेश्चंस मैंने कराए थे उनको देख लेना। तो ये हो गया जी, कौन कौन सा हो गया? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पता होना चाहिए, आपका आइडेम्पोटेंट, पीरियोडिक इंपॉर्टेंट है, आइडेम्पोटेंट इंपॉर्टेंट है, नीलपोटेंट इंपॉर्टेंट है, ये 3 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक केस और लिख लो और फिर ये कहानी को यहीं पे क्लोज कर देते हैं। एक मैट्रिसेस कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस बोलते हैं, मतलब वो मैट्रिसेस जो अपने खुद ही इनवर्स है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस, जिनके लिए a स्क्वायर a हो जाए, सॉरी a स्क्वायर i हो जाए, i मतलब जो अपने खुद के इनवर्स हो, which are inverse of themselves, which are multiplicative inverse of themselves। तो ऐसे मैट्रिसेस को हम इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं, मतलब ऐसे केस में a इनवर्स और a सेम होता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको आप वेरीफाई कर लेना, है ना। तो मैट्रिक्स A हैज एलिमेंट -5 -8 0 and 3 5 0 and 1 2 -1। इसके लिए आप वेरीफाई कर लेना whether A square is equal to identity or not। तो ये कुछ स्पेशल केसेस ऑफ मैट्रिसेस थे जो एक तरह से आपकी क्वेस्ट होनी चाहिए कि जब कभी भी आपको कोई मैट्रिक्स दिखे तो आप एक बार इन बातों पर, इन पैरामीटर्स पर चेक करो कि उनका, उसका और उसके ट्रांसपोज के बीच क्या कनेक्शन है, उसका उसके साथ मल्टीप्लाई करके कहीं वो रिपीट तो नहीं हो रहा है, या उसकी कोई सेकेंड पावर नहीं तो थर्ड पावर या फोर्थ पावर वापस वही मैट्रिक्स तो नहीं बन रही है, या उसकी कोई नेचुरल पावर 0 तो नहीं बन रही है। तो उसमें जब नेचुरल पावर 0 बनने वाली होगी ना, तो उसमें एक पैटर्न दिख जाएगा।
ए स्क्वायर करोगे तो कुछ एलिमेंट जीरो, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव होंगे और ग्रेजुअली वो जीरो की तरफ रिड्यूस हो जाएगा। तो जब उसका कोई सर्टेन पावर जीरो हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पर एक प्रॉब्लम अच्छी सी फेस होगी, मतलब फ्रेम करी जाएगी और वो आप सॉल्व कर जाएंगे अगर आपने थोड़ा उस पर प्रैक्टिस करी हुई तो। अब इनवर्स मैट्रिसेस की बात स्टार्ट हो गई थी जब हमने एडजॉइन की बात करी थी, ठीक है। तो अब आप हेडिंग देंगे इनवर्स मैट्रिसेस कंडीशन ऑफ इन्वर्टिबिलिटी और उनकी प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस। तो आप लिखेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो क्या हमने पढ़ा था, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की जब बात करते हैं तो पूरे मैट्रिक्स अलजेब्रा में दो तरह के इनवर्स की बात हम करते हैं। एक इनवर्स से क्या होता है, इनवर्स एक एलिमेंट होता है, किसी भी एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक दूसरा एलिमेंट का होना विद रिस्पेक्ट टू एन ऑपरेशन, और वो ऑपरेशन अगर तुम्हारा एडिशन था तो एडिटिव इनवर्स था कि कौन से मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए में ऐड करके जीरो मैट्रिक्स बनेगा, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते थे एडिटिव इनवर्स। बट बाय डिफॉल्ट पूरे मैट्रिक्स अलजेब्रा में अगर मैं सिर्फ इनवर्स की बात करूं या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करूंगा या पेपर में किया जाएगा क्वेश्चन में, तो वो बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही। एडिटिव इनवर्स होगा तो इट इज ऑलवेज मेंशन्ड, तो हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं यहां पर। तो क्या डेफिनेशन है, आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए को इन्वर्टिबल कब बोलते हैं, तो बोल रहे हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इन्वर्टिबल, is called invertible कब? if we can find another matrix B, if there exists another square matrix B such that अगर आप A में B पोस्ट मल्टीप्लाई करो या A में B प्री मल्टीप्लाई करो, आपको हर एक सिचुएशन में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर क्रिएट होना चाहिए। दिस इज द बेसिक वन लाइन डेफिनेशन कि इन्वर्टिबिलिटी का क्या नेसेसिटी है या उसकी प्री रिक्विजिट क्या प्री कंडीशन है, ठीक है। अच्छा जी, अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स मिलता है बी, तो हम बोलते हैं कि देन दैट बी इज डिनोटेड एज, बी को हम बोलते हैं ए इनवर्स, इनवर्स ऑफ ए पढ़ते हैं। ये एक ए टू द पावर -1 नहीं है, ऑल्दो हायर मैथमेटिक्स जब आगे पढ़ेंगे तो ये एक पावर जैसा बिहेव करता है, एक्सपोनेंट जैसी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन प्रिसाइजली ये ए टू द पावर -1 नहीं है, ये एक सिंबॉलिक नोटेशन है जिसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। ये आप समझ भी चुके हैं ज्वाइन करते समय। अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम यही तो बोल रहे हैं कि A इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यही बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं ना। जैसे और दूसरी बात, अगर आपको ये पता है कि ये हमें चाहिए तो हम इनवर्स कैसे निकालेंगे जी? तो मैंने बोला कि किसी एक को ले लो, बिकॉज बोल रहे ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी है, तो हमने दोनों साइड में एडजॉइन ए से प्री मल्टीप्लाई कर लिया। एडजॉइन ए इंटू ए इनवर्स क्या होना चाहिए? एडजॉइन ए इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहां पर एडजॉइन ए और ए का प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, इधर में क्या आ गया? एडजॉइन ऑफ ए आ गया, और डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दो तो ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी एडजॉइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, विच इज वेल नोन टू यू। ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। और यहीं पर यह भी बात आती है, प्रोवाइडेड कि डिटर्मिनेंट ए क्या हो, प्रोवाइडेड डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 ना हो। इसका मतलब है कि ओनली नॉन सिंगुलर square matrices are invertible and its inverse will be obtained by finding the adjoint of A and multiplying the adjoint A by reciprocal of determinant of A। ये हो गया सब कि कैसे आप इनवर्स मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे।
क्रिएट कैसे करेंगे। तो फटाफट एक दो एग्जाम्पल लेते हैं इनवर्स मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए। फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने ऐसा बोला कि एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट मैं दे देता हूं, मान लो ये मैट्रिक्स सिंपल सा 2x2 ले लेते हैं पहले। मैट्रिक्स है 3 1 4 -2 और मैंने बोला इसका इनवर्स लिखो, है ना। तो पहले 2x2 का एडजॉइंट लिखना याद है। 2x2 का एडजॉइंट लिखने के लिए हम ये डायगोनल एलिमेंट का क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो एडजॉइंट ए लिख दिया मैंने, -2 4 1 3। यस, ये -2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, और जो नॉन डायगोनल ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उनको जस्ट माइनस से -1 से मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ आ गया -1, यहाँ आ गया -4। इज दैट क्लियर? Interchange the principal diagonal element and multiply the off diagonal element by just -1। उनको इंटरचेंज नहीं करना है। तो ये हो गया एडजॉइन ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ए क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू यहां से ऑब्जर्व करो तो क्या आएगा, -6 -4 कितना आया, -10। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा साहब? ए इनवर्स हो जाएगा, यू विल multiply this matrix by -1/10, -1/10 times -2 -1 -4 and 3। आप समझ सकते हो कि ये नंबर हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आ गया 1/5, है ना, -2 by -10 and 1/10 and 4/10 is 2/5 and -3/10। हेलो, यही है इनवर्स ना भाई? अरे बोलो ठीक है ना? यस सर। अच्छा, दूसरी बात, जब भी आप इनवर्स निकालेंगे तो आपके पास हमेशा एक काउंटर चेक अवेलेबल होगा कि भाई ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके देख लो। तो अगर आप फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या आ रहा है, 3/5 + 2/5 1 आ रहा है ना। तो a इंटू ए इनवर्स टेस्ट किया जा सकता है, ये 1 आ गया। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/10 - 3/10 0 आ जाएगा। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 4/5 - 4/5 0 आ गया। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 4/10 - 3/10 नो प्लस कितना, एक सेकेंड मैंने क्या बोला यार, 4/10 एंड प्लस 6/10 10/10 1 आ गया। तो हमेशा अगर आपने कैलकुलेशन सही किए हुए हैं, अगर आपने कोफैक्टर एडजॉइंट वगैरह ठीक से निकाला है, तो इनवर्स मैट्रिक्स हमेशा इस तरह से मिलेगा कि ए प्रोडक्ट ए इनवर्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। तो काउंटर चेक इज ऑलवेज अवेलेबल। तो ठीक है जी, आपने 2/2 का इनवर्स निकाल लिया। तो एक मैं 3/3 का देता हूं, देखता हूं आपका कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन एरर वगैरह करते हैं या बच जाते हैं आप। तो एक मैट्रिक्स है जिसका आपको निकालना है इनवर्स मैट्रिक्स, ये हटा दो यार, नहीं दो कोई बात नहीं। हाँ जी, तो फाइंड ए इनवर्स, जल्दी से बताइए। फाइंड ए इनवर्स फॉर ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ए जो मैं दे रहा हूं उसके एलिमेंट लिख लो। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट लिखो 1 0 0 1, सिंपल दे रहा हूं, जल्दी से आप निकाल लेंगे। 1 0 0 2 1 1 2 1 1 and 1 1 2। Find A inverse, quick।
एडजॉइंट लिखना है, बस डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट। ज्यादा कुछ उसमें वर्क नहीं है, आपको बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करने हैं, दैट्स इट। कर लिया सबने? यस सर। पहले तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है, सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट निकाला करो। रीजन बीइंग कि अगर वो सिंगुलर हो गया तो आप स्ट्रेट अवे बोल देंगे भैया कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये नॉन इन्वर्टेबल है। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप पूरा एडजॉइंट निकालने के प्रोसेस में आपका पूरा टाइम एंड एफर्ट वेस्ट होगा। तो आपने पहले डिटर्मिनेंट चेक करना है, और यहाँ क्लियर वर्बली दिख रहा है कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है। 1 है ना? 1 है। यस सर। इससे हमें ये पता चल गया कि साहब इसका जो इनवर्स है वो एडजॉइंट ही है, जो इसका एडजॉइंट है वही इसका इनवर्स है। तो अब मुझे सिर्फ एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ए क्या होता है साहब? एडजॉइंट ए निकालने के लिए जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनको तो उनके कोफैक्टर से स्ट्रेट अवे रिप्लेस कर दो। इसका कोफैक्टर क्या है? 2 - 1 is 1। इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है? ये वाले एलिमेंट का, ये वाले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है? तो 2 - 0 is 2। बोलो हाँ या ना? यस सर। इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है? जो जो मैं सर्कल करते जा रहा हूं फटाफट उनका 1। कोफैक्टर बताते जाओ। राइट, तो इसका कोफैक्टर है साहब 1 - 0 is 1, तो 1 लिख दिया मैंने यहाँ पर सब 1। अब इसके बाद मैंने बोला था कि ijth एलिमेंट का कोफैक्टर jith पोजीशन पर इंट्रोड्यूस करते जाओ। तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आएगा? इस एलिमेंट का, तो ये और ये -3। गया, तो 4 - 1 3 का नेगेटिव -3 इधर आएगा, है ना? -3 इधर आएगा। वेरएज इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आएगा? इस एलिमेंट का 0। कोफैक्टर क्या आएगा? हाँ जी, तो ये गया और ये गया, तो 0 × 2 0, तो ऑब्वियसली 0 0 वाला 2/2 बन रहा है तो 0 ही आएगा। तो 0 का नेगेटिव पॉजिटिव का कोई लफड़ा नहीं, तो यहाँ 0 आ गया। अब मुझे बताओ कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आएगा? इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या 0। आएगा? तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि ये गया तो डबल 0 है 2/2 में, तो ये भी 0 आ गया, तो इसका कोफैक्टर इस पोजीशन पर लिखा जाएगा। तो यहां नहीं, यहां पर 0 डाल देंगे। अब जरा इस एलिमेंट के कोफैक्टर की भी बात कर लो। इस 1। एलिमेंट का कोफैक्टर आ गया 1। 3 1 एलिमेंट है, 4 3 + 1 4 है, तो 1 आ गया। तो 1 आया ना? 2 - 1 is 1, साइन पॉजिटिव, तो 1, तो यहां पर हम 1 लिख देंगे। अब सारी कहानी खत्म हो गई, तो इसका बता दो, इसका कोफैक्टर क्या आएगा? इसका -1। इसका कोफैक्टर निकालते समय ये और ये गया, तो 1 - 0 1 - 0 1 होता है, बट ये 2 3 3 2 3 + 2 5 ऑड है, तो -1 आएगा। तो -1 इसका कोफैक्टर ये पोजीशन पर, मतलब 3 2 का कोफैक्टर 2 3 पोजीशन पे लिखा जाएगा, तो यहाँ -1 आ गया। बोलो हाँ या ना? यस सर। और इसका कोफैक्टर एट द एंड, इसका भी -1 ही। हाँ, तो इस वाले का कोफैक्टर जब करेंगे तो आएगा 1 - 0, तो -1 है तो उसको यहाँ लिख दिया। अब ये जो एडजॉइन आया वही ए इनवर्स है, और अगर आप चाहो तो इससे प्री मल्टीप्लाई, जैसे ये इंटू ए करेंगे तो 1 ही आ रहा है, इसका तो इसका इससे करेंगे 0 आएगा, इसका इससे करेंगे 0 आएगा, तो आप काउंटर चेक करके देख सकते हो, आपको वही मैट्रिक्स क्रिएट होगा। तो अब ये तो समझ में आ गया कि हाउ टू गेट द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, हाउ टू चेक द इन्वर्टिबिलिटी, नॉन सिंगुलर है या नहीं, डिटर्मिनेंट निकालो पता चल जाएगा। हाउ टू गेट द इनवर्स, we will find adjoint of the matrix and multiply it by reciprocal of the determinant and get the matrix, that is called inverse matrix। तो inverse matrix निकालना तो कोई टेंशन की बात नहीं रह गई, it's very simple। as far as order is 2/2 or 3/3, definitely when order goes beyond 3/3 4/4 etc, then it becomes challenging, but fortunately वो आपके सिलेबस में नहीं है, और है भी तो उसके लिए एक मेथड बताया जाएगा एट द एंड, उससे वो सब भी निकल जाएगा, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जा सकेगा। अब आ जाते हैं साहब प्रॉपर्टी पर, तो लिखते जाइए प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। तो इनवर्स मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ये लो जी, प्रॉपर्टीज ऑफ
इनवर्स मैट्रिक्स, फटाफट जल्दी से, मैं एक एक प्रॉपर्टी लिखते जाऊंगा, आप उसको प्रूफ करते जाना, क्वेश्चन जैसा सॉल्व हो जाएगा सारा, है ना। प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टी 1, पहली प्रॉपर्टी, हर प्रॉपर्टी का प्रूफ आपने देना है, हर प्रॉपर्टी का प्रूफ आपने देना सर। A इंटू A इनवर्स, ये तो सबको ही पता है यार, A इनवर्स इंटू A इज I, इसका प्रूफ क्या करना है ना, ये तो बेसिक डेफिनेशन है। दूसरी प्रॉपर्टी A इनवर्स का फिर से इनवर्स लेंगे तो A आ जाएगा, प्रूफ आप देंगे। तीसरी प्रॉपर्टी इज AB का इनवर्स इज B इनवर्स इंटू A इनवर्स, मतलब इसको जनरलाइज करेंगे तो आप ABC का इनवर्स करेंगे तो आ जाएगा C इनवर्स इंटू B इनवर्स इंटू A इनवर्स, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, फटाफट प्रूफ करते जाइए, दूसरे तीसरे का प्रूफ दीजिए। सर थर्ड तो होगी। थर्ड हो गई, यस। चलो मैं लिखते जा रहा हूँ, जो जो होती जाए होने दो, जहां पर अड़ेंगे वहां पर मैं बताऊंगा, मोस्ट प्रॉब्ली अड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, मतलब मेरी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। A इनवर्स का ट्रांसपोज इज A ट्रांसपोज का इनवर्स, होपफुली एग्री, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। A इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज का इनवर्स, ये प्रॉपर्टी भी ठीक है जी। डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, K मल्टीप्लाइड बाय A का होल इनवर्स इज इक्वल टू K टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स इज I, एंड चलिए पहले इसकी बात कर लो फटाफट। प्रॉपर्टी 5 हो गई, प्रॉपर्टी 6 हो गई, प्रॉपर्टी 7 हो गई, क्विक जल्दी से। डन ऑल, गुड। कैसे कैसे आप जस्टिफाई करेंगे ये तो मुझे बताओ, जैसे कि चलो एक एक करके बोलते हैं, ये वाले को कैसे जस्टिफाई किया, ये वाली प्रॉपर्टी को आपने कैसे जस्टिफाई किया। तो बहुत सारे तरीके हैं, वैसे आप कैसे अप्रोच कर रहे हो वो मैं जानना चाह रहा हूं। आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, बता भी सकते हो मेरे को। सर इसमें बस ये है कि A इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनते, तो A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करें। बिल्कुल सही, कि अगर आप बोलते हो, एक तो ये तरीका है कि अगर आपको दिखाना है कि A और B इनवर्स है तो A और B के प्रोडक्ट को I शो करना है ना, टू प्रूव दैट AB इक्वल टू I, in order to prove that A and B are inverse of each other। तो अगर मुझे A को A इनवर्स का इनवर्स प्रूफ करना है तो A और A इनवर्स का प्रोडक्ट I है, वहां से डायरेक्ट भी समझ में आ रहा है, डायरेक्टली भी समझ में आ रहा है, because A into A inverse is identity, that means both are inverse of each other। तो A का इनवर्स A इनवर्स है और A इनवर्स का इनवर्स A है, स्ट्रेट अवे प्रूव हो रहा है। बट अगर किसी को नहीं समझ में आता तो मैं बोलूंगा कि पोस्ट मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स का इनवर्स, तो बात खत्म हो गई। A इंटू A इनवर्स, इसको अगर मैं A इनवर्स होल इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाना चाहिए I इंटू A इनवर्स का इनवर्स। अब यहां पर एसोसिएटिव लॉ लगाओ साहब, एक मैट्रिक्स है, जब उसको उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट होगा। A इंटू आई इज इक्वल टू, आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते तो वही मैट्रिक्स बनता है, एंड देयर बाय यू गॉट द रिजल्ट कि A इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू A, सिंपल। इसी तरह से अगर आपको इसको प्रूफ करना हो तो इसको प्रूफ करते समय भी आप उसी तरह से वर्कआउट कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, तो इस वाले का प्रूफ अगर मुझे देना है ना तो मैं ऐसे ऐसे अप्रोच कर सकता हूं। मैं बोलूंगा कि भाई देखो AB मैट्रिक्स को
ए बी मैट्रिक्स का ए बी इनवर्स से अगर प्रोडक्ट करते हैं तो आई आएगा, मानते कि नहीं मानते? यस सर। और अगर ये चीज आप मानते हो तो आप इसी को पहले ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो। ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई इज ए इनवर्स। फिर आप इसको ए इनवर्स इंटू ए को एसोसिएटिव कर दो तो ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी इंटू बी, आइडेंटिटी इंटू बी बी आ जाएगा, तो बी इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आ गया। अब फिर से प्री मल्टीप्लाई कर दो बी इनवर्स से, तो बी इनवर्स इंटू बी इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आ गया। अब बी इनवर्स इंटू बी आई हो गया, आई इंटू एनीथिंग इज दैट थिंग, तो ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। मतलब हमने क्या किया इस प्रोसेस में, प्री मल्टीप्लाई। अब यहाँ ये जरूरी होता है कि प्री कर रहे हो कि पोस्ट, ये क्लियर करो। प्री मल्टीप्लाइंग बाय फर्स्ट ए इनवर्स एंड देन बी इनवर्स respectively both side and you get the result proof. तो इट्स ओके, ऐसे ही ये वाला भी प्रूफ कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते? इस वाले को जरा प्रूफ करके बताओ कैसे करेंगे, ये वाले का प्रूफ कैसे करेंगे? ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का इनवर्स है सर, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, फिर से ट्रांसपोज की रिवर्सल प्रॉपर्टी का कन्वर्स लगाया गया सर, तो ए इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, तो आई। हाँ, तो आप बिल्कुल सही इन्होंने बोला कि आप ऐसे बोलो कि ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करो। ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज को आप ट्रांसपोज की रिवर्सल प्रॉपर्टी से ए इंटू ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज बोल सकते हो, है ना, क्योंकि ए बी ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ ये दोनों इक्वल है और ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का ट्रांसपोज करने पर भी वही मैट्रिक्स बन जाता है आइडेंटिटी। तो हमने ये प्रूव किया कि ए इनवर्स ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट आई है। मतलब क्या है इसका? मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो यहां से हो गया कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज नथिंग बट ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ऐसा भी प्रूफ कर सकते हो। और आप सीधे सीधे ए इंटू ए इनवर्स इज आई लेकर के दोनों साइड ट्रांसपोज कर दो, क्योंकि दो मैट्रिसेस अगर इनवर्स है एक दूसरे के तो उनका ट्रांसपोज, अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो उनका ट्रांसपोज भी इक्वल होगा, और आइडेंटिटी का ट्रांसपोज तो आइडेंटिटी ही रहेगा। यहां पर क्या हो जाएगा बोलो, इसको रिवर्सल कर दो, तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई होगी। तो इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है अब इसको ए इनवर्स से ठीक है, तो इसके बाद ए ट्रांसपोज इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, ये लो ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, आई में कुछ भी मल्टीप्लाई करके वही आएगा। अब ये दोनों आई हो जाएंगे और आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं जी, इतने सारे। अगर आप कंसेप्चुअली साउंड हो, अगर अलजेब्राइक रूल्स आपके दिमाग में सेट है, अगर आपको पता है कि क्या मैट्रिसेस में कर सकते और क्या नहीं कर सकते, डूज एंड डॉन्ट्स क्लियर है, तो आपको कहीं ट्रबल नहीं आने वाली है। आप बस केवल थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इट। ये वाला हो जाएगा? यस सर। ये तो स्ट्रेट अवे यहीं से आ जाएगा, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लो। तो यहां से दोनों साइड डिटर्मिनेंट लोगे तो आप ऐसा बोलोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इज डिटर्मिनेंट ऑफ आई, और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 होता है। तो ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है ये रेसिप्रोकल ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो ये वाली बात भी प्रूफ हो गई। ऐसे ही ये वाली बात भी प्रूफ कर सकते हो क्या? यस। ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होता है कि k इंटू ए का इनवर्स करेंगे तो k की पावर -1, k बाहर आएगा बट ये पावर आ जाएगी उस पे, इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। या ऐसे बोलो कि ए इनवर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना।
बट ध्यान रहे ये दोनों में फर्क ध्यान रहे, क्या फर्क है दोनों में? यहां पर एक मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके इनवर्स कर रहे, तो वहां पर ऑर्डर वाला लफड़ा है कि रिवर्सल हो जाएगा। बट जब एक स्केलर को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, आप स्ट्रेट अवे -1 पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसा याद रखने के लिए कि आप K इनवर्स इंटू A इनवर्स हो जाएगा। बट यहाँ K इनवर्स K का रेसिप्रोकल है और A इनवर्स A का इनवर्स मैट्रिक्स है। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ करना होगा तो प्रूफ भी वन लाइनर है। कैसे कि इसको, ये जो अंदर वाला मैट्रिक्स है, इसको इसका इनवर्स दिखाना है तो दोनों का प्रोडक्ट को I दिखा दो, तो K इंटू A इंटू K इनवर्स इंटू A इनवर्स, इन दोनों के प्रोडक्ट को ध्यान से देखो। स्केलर को एक साथ ले लो तो K इंटू 1/K इंटू A इंटू A इनवर्स, A इंटू A इनवर्स I हो गया, तो ये I आ गया। तो दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, इसका मतलब है कि दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इनवर्स है, जिसका मतलब K इंटू A का इनवर्स क्या आएगा? तो K प्रोडक्ट A का इनवर्स इज नथिंग बट K की पावर -1 टाइम्स A इनवर्स, दैट्स इट। तो कहीं पर ऐसा आ जाए कि 2A का होल इनवर्स, तो क्या लिखोगे आप? हाफ ऑफ A इनवर्स। ये याद रहना चाहिए आपको। I इनवर्स I है क्योंकि I सिमेट्रिक होता है, तो और I का जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है वो भी I ही आता है, तो उसका एडजॉइंट भी I आता है और उसका डिटर्मिनेंट भी 1 है, इसलिए I इनवर्स करके I ही आएगा। कोफैक्टर लिखला, ट्रांसपोज किया, I ही रहा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करने से चेंज नहीं हुआ, तो I मैट्रिक्स आ गया। इनफैक्ट एक लास्ट पॉइंट बोलूंगा, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे कि किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से आता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक मैट्रिक्स A है जिसका जो डायगोनल मैट्रिक्स है, या A 0 0 0 B 0 0 0 C, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा? इसका एडजॉइंट इसका कोफैक्टर ही होगा। तो ये सब बातें ध्यान में रखना है कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो कोफैक्टर मैट्रिक्स, या लिख लो कहीं पर नोट करके, कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक। तो अगर किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालोगे वो भी सिमेट्रिक आएगा और उसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि ट्रांसपोज करने से वही वापस आ जाएगा, राइट? तो इसका एडजॉइंट निकालोगे बेटा तो क्या आएगा? कैन यू टेल मी? तो सिर्फ इसका कोफैक्टर होगा BC, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर होगा AC, और 3 3 एलिमेंट का कोफैक्टर होगा AB, और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है उनका कोफैक्टर क्या होगा? इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा? 0। इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा? 2 0 मिलेंगे हमेशा, है ना? इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या? 0। तो हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर 0 है। तो एक स्केलर, एक डायगोनल मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होगा वो भी डायगोनल होगा। स्केलर मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होगा वो भी स्केलर होगा। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स आ गया, और इसका डिटर्मिनेंट क्या है जी? डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आया? ABC। और अगर 1/ABC से डिवाइड करोगे तो A इनवर्स क्या आ जाएगा? 1/ABC मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइन ऑफ A करोगे, हर एक एलिमेंट में ABC से डिवाइड होगा, तो आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा 1/A 0 0 0 1/B 0 एंड 0 0 1/C। मतलब डायगोनल एलिमेंट का क्या कर हो गया? डायगोनल एलिमेंट का रेसिप्रोकल से रिप्लेस हो गया, दैट्स इट। तो ये प्रॉपर्टी भी, लास्ट प्रॉपर्टी लिख लो कि इफ A इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ, ऐसा मान लो मैं लिख रहा हूं A1 A2 A3 AN,
मान लो n बाई n का मैट्रिक्स है, ये डायगोनल एंट्रीज हैं, तो A इनवर्स क्या होगा बेटा, तो वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा और उसके एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट रेसिप्रोकल ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। लेकिन कब कब ऐसा होगा, प्रोवाइडेड नन ऑफ द डायगोनल एंट्री इज 0, provided ai is not equal to 0 for any I, तब हम बोल सकते हैं ऐसा। तो यहां से भी देखो, तो अगर आपसे बोले कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स क्या होगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी के डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं 1, और 1 का रेसिप्रोकल करने से 1 ही रहेगा, तो वो भी आइडेंटिटी आ जाएगा, तो आप वहां से वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वेर द important properties of inverse matrices which will be frequently used। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। सॉरी, ये सारे क्वेश्चन तो मैंने करा दिए, ये भी करा दिया आपको, है ना, ये वाला करा दिया था ना, ये भी एग्जैक्टली करा दिया था, ये वाला क्वेश्चन भी करा दिया था आपको। वन सेकेंड, इनवर्स मैट्रिक्स की सारी बातें बता दी कि एक मैट्रिक्स बी ए का इनवर्स तब बोला जाएगा जब ए बी और बी ए का प्रोडक्ट आई हो, उसको ए इनवर्स से डिनोट करते हैं। एडजॉइंट वाला कॉन्सेप्ट से इनवर्स का मेथड भी आ गया। इनवर्स मैट्रिक्स हमेशा नॉन सिंगुलर होना चाहिए। इनवर्स मैट्रिक्स हमेशा ए के साथ कम्यूट करता है, तो किसी भी मैट्रिक्स ए के साथ कम्यूट करने वाले जो सबसे पॉपुलर मैट्रिसेस हैं वो कौन कौन से हैं, ए के साथ स्केलर मैट्रिसेस सारे कम्यूट करेंगे, कोई भी स्केलर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर ए मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल है वो ए के साथ कम्यूट करता है। ए के साथ एडजॉइंट कम्यूट करता है, ए के साथ इनवर्स कम्यूट करता है। तो ये तीन बातें याद रहेंगी, ए के साथ एडजॉइंट कम्यूट करेगा, ए के साथ इनवर्स कम्यूट करेगा, और ए के साथ कोई भी मैट्रिक्स अगर स्केलर है तो इनवेरिएबली कम्यूट करेगा प्रोडक्ट ऑपरेशन के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स में मैंने जो जो बताया कि इन ऑर्डर टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इट इज नेसेसरी दैट मैट्रिक्स ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर। दिस इज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट विच हैज टू बी टेकन इन केयर ऑफ। दूसरा कि इनवर्स मैट्रिक्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का यूनिक होता है। आप किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के दो डिफरेंट इनवर्स मैट्रिसेस नहीं फाइंड कर सकते। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक। आप यूनिकनेस को प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं अभी प्रूफ नहीं कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि दिक्कत है तो मैं प्रूफ कर दूंगा। एक लाइन का प्रूफ है, अगर बी ए का इनवर्स है ये शो करना है तो बेस्ट वे या सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग इट इज कि बी को ए से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखा दो। ये सबसे सिंपल तरीका है बी को ए का इनवर्स या ए को बी का इनवर्स शो करने का। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट रेसिप्रोकल ऑफ डिटर्मिनेंट ए होता है, इसीलिए दूसरा ए बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, ए बी सी डी इनवर्स रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ए इनवर्स का ए इनवर्स करेंगे तो वापस ए आ जाएगा। के इंटू ए इनवर्स 1/k टाइम्स ए इनवर्स है ना। एडजॉइंट ए इनवर्स इज एडजॉइंट ए का इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज एडजॉइंट ए का होल इनवर्स। मतलब पहले इनवर्स ले लो फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करो, या पहले उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के इनवर्स करो, आपको सेम बात मिलेगी, सेम मैट्रिसेस मिलेंगे। आप इसका प्रूफ अपने आप कर लेंगे ना, मैं छोड़ रहा हूं अभी क्योंकि मैक्सिमम प्रूफ करा दिया तो ये सब सिंपल हो जाएंगे, और डायगोनल वाली बात पूरी करा दी। ठीक है, सो लेट्स वर्क आउट सम क्वेश्चंस जल्दी जल्दी। अब कुछ तो पहले वर्बल क्वेश्चंस है, ठीक है, जैसे कि बोला गया कि ये मैट्रिसेस हैं, इनका इनवर्स निकालो। ठीक है, तो पहले वाले का इनवर्स 10 सेकंड में, पहले वाले का इनवर्स निकालते समय सबसे पहला इन्वर्टिबल है कि नहीं, इन्वर्टिबल है कि नहीं, है सर, है। फटक देखा 18 + 35, तो 35 + 18 कितना होता है साहब, 35 + 18 कितना होता है 53। 53 है तो इसका इनवर्स हो जाएगा 1/53 टाइम्स, यहां हो जाएगा 9, यहां हो जाएगा 2, ये दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया और ये दोनों को नेगेटिव कर दिया, तो आ गया 5 और -7, और फिर 1/53 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इनवर्स आ जाएगा। सर छोड़ो, ये सब तो बहुत सिंपल सी बात है। ये इन्वर्टेबल है कि नहीं, बस मुझे सिर्फ ये बताओ इन्वर्टेबल है कि नहीं, क्योंकि 2 क्वेश्चन में इनवर्स हम लोग निकाल चुके हैं, तो आई डोंट
रिकमेंड किया अभी आप इनवर्स निकालो, इन्वर्टेबल है कि नहीं। अगर कोई पूछता है कि ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है कि नहीं, तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले वो स्क्वायर है कि नहीं, फिर वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अब इसको सिंगुलैरिटी टेस्ट करना है तो आपने इसका रो ऑपरेशन करके देख लो। ये 1 2 1 है, दिस माइनस दिस, C2 माइनस C1 करो तो 0 -1 1 आ गया, C3 माइनस C1 करो तो 0 एंड -5 एंड 2 आ गया। और फिर आप देख लो नॉन जीरो है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। क्या वैल्यू आ रही है, वो जरूरत भी हमें वैल्यू की, क्या वैल्यू आ रही है इसके डिटर्मिनेंट की, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आ रही है जी, तो -2 + 5 3 आ रही है। चाहे डायरेक्ट निकाल लो, चाहे आप रो ऑपरेशन करके निकाल लो, डिटर्मिनेंट में तो रो ऑपरेशन कर सकते हैं। अब ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है मतलब इन्वर्टिबल है, तो इसका इनवर्स लिख देंगे। अच्छा, अगर आपसे बोले, मैं पूरा इनवर्स नहीं निकलवा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि फाइंड A23 ऑफ A इनवर्स, A इनवर्स का 2 3 एलिमेंट क्या होगा, 2 3 एलिमेंट क्या होगा, क्या करेंगे आप विदाउट फाइंडिंग द एंटायर ए इनवर्स। अगर मैं बोल रहा हूं कि इसके इनवर्स मैट्रिक्स का 2 3 एलिमेंट क्या होगा, आप क्या करेंगे। A32 का कोफैक्टर निकाल के उसको डिटर्मिनेंट। हाँ, तो ये हो जाएगा, इट इज इक्वल टू क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A32, क्योंकि A3 एडजॉइंट निकालते समय 3 2 एलिमेंट का कोफैक्टर 2 3 पोजीशन पे गया होगा और उसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ A से डिवाइड कर देंगे। तो कोफैक्टर ऑफ A32 क्या होगा, मतलब बोल रहे हैं कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, ये वाले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, फटाक बोलो जल्दी से, क्या होगा कोफैक्टर, -3 -2 -5 बट ये ऑड पोजीशन है तो क्या हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या आ जाएगा 5/3। तो जरूरी नहीं है, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि x इज द 2 3 एलिमेंट ऑफ इनवर्स इज x एंड 1 2 एलिमेंट इज y, देन x + y इज इक्वल टू, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, तो कुछ भी पूछ सकते हैं ना। तो उस केस में जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा इनवर्स निकालने में अपना टाइम वेस्ट करो, तो मैं बिल्कुल पिक्यूलियर तरीके से पता होना चाहिए कि भाई ये वाला एलिमेंट कैसे आएगा। एनीवे, अब जरा आ जाओ तुम इस क्वेश्चन पे, सी और डी क्या ये इन्वर्टेबल है, मैट्रिक्स सी इन्वर्टेबल है या नहीं। नो सर, नहीं है। नहीं है, क्या देखा आपने, AP बन रही है। हाँ, अगर आप देखो तो ये तीनों रोज अगर देखो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सारे एलिमेंट हैं, तो अगर आप इसके डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो सी पार्ट में डिटर्मिनेंट इसका 0 आ जाएगा। कैसे 0 आ जाएगा, कोई आपसे पूछे तो आप बोला भाई R2 रिप्लेस बाय, अगर मैं R2 - R1 कर दूं और R3 भी रिप्लेस बाय R3 - R1 कर दूं, तो ये डिटर्मिनेंट A जो होगा तुम्हारा ऐसा दिखेगा, 1 2 3, 4 - 1 is 3, 5 - 2 is 3, 6 - 3 is 3, 7 - 1 is 6, 8 - 2 is 6, 9 - 3 is 6। तो दो रो आइडेंटिकल हो गई ना, ये वाली रो मल्टीपल हो गई है ना, तो इसका मतलब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिसेस इन्वर्टिबल नहीं है, सिंगुलर मैट्रिसेस इन्वर्टिबल नहीं है। अच्छा, ये समझ में आ गया, ये हो गया, ये हो गया।
इसमें बताओ क्या ये इन्वर्टिबल है डी वाला? नहीं है सर। ये भी नहीं है। इसमें भी अगर ऑब्जर्व करो तो R3 is equal to R1 plus R2 times 2 times R1 plus R2, इसका डबल करो और इसका डबल करो और ऐड करो तो ये वाला आता है। इसका डबल करो और इसका डबल करो, मतलब इन दोनों को R2 और R3 R3 के एलिमेंट को ऐड करके डबल कर दो तो ये वाला एलिमेंट आ जाता है ना। 7 2 9 का डबल 18 है। तो ऑब्वियसली अगर मैं ऐसा बोलूं कि R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 प्लस R2, तो थर्ड रो 0 हो जाएगी, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो यहां पर भी ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इन्वर्टिबल नहीं। तो पहले सीक्वेंस में जो प्रॉब्लम आएंगे वो यही प्रॉब्लम है कि भाई आप सिंगुलरिटी टेस्ट करो, इन्वर्टिबल है कि नहीं। इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स निकालो, इन्वर्स निकालना आता है आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम पर जो प्रॉब्लम जो बोर्ड जैसी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा कंपटीशन में किस तरह की प्रॉब्लम इन्वर्स पे पूछी जाएंगी उनको देख लेते हैं, ठीक है। चले? यस सर। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, फटाक उसका आंसर करेंगे। दैट ये लो सर, जस्ट थोड़ा क्वेश्चन लिखो फटाफट। क्वेश्चन, इफ I माइनस ए इनवर्स, इक्वेशन टाइप की प्रॉब्लम जो होती है ना, I माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू I प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब एंड सो ऑन सो फोर्थ a टू द पावर 7, ऐसा दिया हुआ है। एंड a raised to the power n is equal to null matrix, then the value of n is, ठीक है, n is a natural number, n belongs to some natural number, n is, ऑप्शंस मैं दे रहा हूं, फटाफट आंसर करिए। आंसर्स लिख लो, 5 4 6 8, ये ऑप्शंस है। 5 4 6 8, फटाक आंसर करिए, फटाक। आपको कुछ बातें जो याद रखनी है कि I is a scalar matrix and therefore it will commute with any square matrix of its own order. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने ऑर्डर के किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ कम्यूटेटिव होता है। और दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है कि जो कम्यूटेटिव मैट्रिसेस होते हैं वो सारी स्केलर वाली आइडेंटिटीज को फॉलो करते हैं। तो जो स्केलर के लिए अपने आइडेंटिटीज पढ़ी, फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा हुआ है, वो एज सच आइडेंटिटी मैट्रिसेस के लिए एप्लीकेबल होंगे, आई और ए के लिए, या कोई भी दो कम्यूटेटिव मैट्रिसेस के लिए एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो अब ये दो बातों को ध्यान में रखते हुए आप फटाफट सोचो। आई माइनस ए का इनवर्स है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में बोला गया कि i प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए टू द पावर 7 है।
और मैट्रिसेस अलजेब्रा में ये सब बातें भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए, जैसे कि ए एक मैट्रिक्स है तो इसका 0 पावर इज आई, ये नोट करके लिख लो कहीं पर। दूसरा ए टू द पावर ए टू द पावर एन का मतलब क्या होता है? ये होता है ए मल्टीप्लाइड बाय ए एन टाइम्स। अगर a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n है तो वो है a टू द पावर m प्लस n। तो ये सर सब इसमें 6 आया आंसर। हाँ क्या 6 है आंसर इसका। 6 आंसर है? नहीं 6 तो आंसर नहीं है। क्या मेरे किया को तुम? 8 आया। क्या किया तुमने ये बताओ। सर i माइनस ए को सर मल्टीप्लाई कर दिया सर RHS से और इक्वेट कर दिया i को ही। बिल्कुल सही किया। प्री मल्टीप्लाई करो बाय i माइनस ए, अगर ऐसा कर रहे हो आप दोनों साइड, बोथ साइड। तो क्या होगा जब ऐसा करोगे? तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बिल्कुल क्लियर है जी कि आइडेंटिटी बन जाएगा, क्योंकि i माइनस ए को आप i माइनस ए के इनवर्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में i माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई i प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब अप टू ए टू द पावर 7 है। अब जरा देखो, वैसे तो सिस्टमेटिकली मल्टीप्लाई करो पहले, तो i को इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज जनरेट हो जाएगी, है ना? वही चीज जनरेट हो जाएगी, मतलब i प्लस ए स्क्वायर अप टू कहां तक? a टू द पावर 6 a टू द पावर 7 तक। और जब ये माइनस a इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरे में माइनस a जब लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगा, प्री मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस बाहर रख करके क्या आएगा साहब? तो a इंटू आई इज a इंटू ए इज a स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर इज a क्यूब, a4 a5 कहां तक जाएगा? ये a टू द पावर 7 6 में मल्टीप्लाई होगा, a टू द पावर 8 तक जाएगा। नाउ यू विल सी that there are certain terms which are getting cancelled। कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं भाई? तो ये देखो a नेगेटिव a से कैंसिल हो रहा है, a स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, माइनस, है ना? तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, a7 से, a6 से, सारे कैंसिल हो जाएंगे, ऑल ऑफ देम विल गेट कैंसल्ड। और रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा i माइनस a टू द पावर 8। जबकि यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ आ रहा है आइडेंटिटी, क्योंकि दो इनवर्स मैट्रिसेस का प्रोडक्ट क्या होगा? आइडेंटिटी। तो i इज इक्वल टू i माइनस 8 आ गया, तो यहां से इसको इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, तो आ गया ना a टू द पावर 8 नल हो गया। a टू द पावर 8 नल होने का मतलब क्या है? कि a टू द पावर 9, a टू द पावर 10 एंड ऑनवर्ड, ये सारे के सारे क्या होंगे? नल होंगे। तो a रेज टू द पावर k इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हुआ। तो मिनिमम वैल्यू जो k की आएगी वो क्या आएगी? 8 है। अच्छा, ये जो टास्क अभी यहां पर हमने किया, इसको भी कट शॉर्ट कर सकते हैं अगर आपको वो चीज दिमाग में आपके रहे। क्या? दैट 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू x की पावर n माइनस 1 क्या होता है? तो आप बोलोगे इट इज 1 माइनस एक्स की पावर n। जीपी, ये लो जीपी का सम क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू x की पावर n माइनस 1 इज 1 माइनस कॉमन रेशियो x की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। इसी का लिखा हुआ ना, ये जीपी वाला फार्मूला। तो ये जीपी वाला जो प्रॉपर्टी है वो x के जगह a कर देना, और जहां 1 है वहां आइडेंटिटी कर देना, तो इसके लिए वैलिड है, क्योंकि मैंने बताया ना कि सारी स्केलर की आइडेंटिटी वैलिड है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा i माइनस a मल्टीप्लाइड बाय i प्लस ए स्क्वायर अप टू a की पावर n माइनस 1। ये प्रोडक्ट क्या आएगा? i माइनस a टू द पावर n। तो ये रिजल्ट डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, आपके अब नाउ ऑनवर्ड आपके दिमाग में डायरेक्ट होना चाहिए। इज दैट क्लियर? क्लियर है जी? चलेगा?
यस सर। चलो जी एक और क्वेश्चन जल्दी से करो। ये क्वेश्चन नंबर 3 करो, क्वेश्चन नंबर 3। ये तो हमने ये करा दिया, तो सेकंड क्वेश्चन आपको नहीं करना है, थर्ड क्वेश्चन करना, थर्ड जल्दी से क्विक। सर कर लिए थे तो गेम में ही थे। कर लियो पहले से? क्या सर? कर लिए हो? यस सर, गेम में ही थे। तो जो कर चुके हैं उनके लिए एक और क्वेश्चन है, लिख दे रहा हूं। जिन्होंने नहीं किया वो करेंगे फटाफट, फिर ये वाला क्वेश्चन करेंगे, जल्दी आंसर करेंगे थोड़ा सा। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस या आर डिफाइंड एज, ऐसे लिखो, डिफाइंड एज ए मैट्रिक्स तुम्हारा दिया हुआ है जी 3 2 2 अल्फा, 3 2 2 अल्फा, and matrix B is given to you as 3 1 7 3, ठीक है? And also given that determinant of 2 times a to the power 9 into b inverse is equal to -2, then find the distinct possible values of alpha. Then distinct possible values of real values of alpha, ऐसा लिखो, distinct possible real values of alpha is ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, गुड। तो पहले पार्ट का आंसर तो हो ही गया, इसका आंसर हो गया, इसका आंसर तो क्लियर है कि ये मैट्रिसेस सारे के सारे किस ऑर्डर के हैं, 3। तो आप पहला काम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे 2 बाहर आएगा, ये 2 बाहर आएगा, लेकिन 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर ऑर्डर 3 हो जाएगी, टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, एंड देन 2 क्यूब इज 8। डिटर्मिनेंट ए क्यूब का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू ए, तो डिटर्मिनेंट ए का होल पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट बी, और डिटर्मिनेंट ए इनवर्स होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए, और फाइनली आ जाएगा 8 टाइम्स डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट बी। वैल्यूज गिवन है क्या, ए डिटर्मिनेंट का इनवर्स की वैल्यू डायरेक्ट दी थी, तो ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और बी का हो जाएगा 2, तो आंसर आ गया 148 144। ऐसे ये वाला भी कैलकुलेट हो जाएगा। ये फोर्थ क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कर जाओ। सर इसमें ए की पावर क्या लिखी आपने डिटरमिनेंट में? ए की पावर 9 है, ए रेज टू द पावर 9 है, 9, और बी इनवर्स है। आप लोगों ने कहां तक प्रैक्टिस, कहां तक कर ली, क्वेश्चंस कहां तक कर लिए? सर गेम 8 तक करने की मतलब कोशिश करी थी, लेकिन फिर वो मतलब अटक गए थे बीच में। चलो कोई नहीं, अब हो जाएंगे सारे। और इसमें टेक्सचुअल असाइनमेंट सर उसमें 4 तक करी। 4। ठीक है, आप टेक्सचुअल असाइनमेंट लास्ट को छोड़ के बाकी सारे कर जाएंगे आप, और असाइनमेंट लेवल 1 कर जाओ पूरा, ठीक है? इस पर एक लेक्चर और आपका होगा लास्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से, एक लेक्चर जो अगला लेक्चर होगा फ्राइडे को, दैट विल बी द फाइनल कॉल ऑन दिस टॉपिक। उसमें कुछ और प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे, और इक्वेशन सॉल्विंग सीखेंगे कि मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो, डिटरमिनेंट मेथड से। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट तो कुल मिला जुला करके हाफ एन आवर का है,
बाकी टाइम में क्वेश्चंस ही कर रहे होंगे। हाँ, तो इसमें क्या देखा आपने? व्हाट इज डिटर्मिनेंट बी एज सच? 2 हाँ, डिटर्मिनेंट बी क्या आ रहा है? 2 2. And what is determinant A? 3 alpha, 3 times alpha minus 4. क्लियर है? डिटर्मिनेंट B की वैल्यू 2 है, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 3 अल्फा माइनस 4 है, और A किस ऑर्डर का? 2/2 ऑर्डर का है। तो जब आपसे बोला गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2A to the power 9 B इनवर्स है, तो आपने सबसे पहले क्या किया होगा? ये 2 को बाहर निकालेंगे, तो 2 की पावर क्या आएगी बोलो? तो जो ऑर्डर 2 है स्क्वायर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, तो 2 स्क्वायर बाहर आ गया, इनटू डिटर्मिनेंट A की पावर 9 इज डिटर्मिनेंट A होल टू द पावर 9 एंड डिटर्मिनेंट B का रेसिप्रोकल है ना, और फिर आंसर लिख दो। 4 इंटू डिटर्मिनेंट A कितना दिया हुआ है? 3 अल्फा माइनस 4 की पावर 9, और B का डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी 2, तो 1/2, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? तो ये चीज की वैल्यू दी हुई है -2। अब यहां से क्या नजर आ रहा है आपका? यहां से क्या नजर आ रहा है? 3 अल्फा माइनस 4 की पावर 9 की वैल्यू क्या आ रही है? -1 आ रही है। -1 को आप -1 की पावर 9 बोल सकते हो कि नहीं? यस सर। तो यहां से 3 अल्फा माइनस 4 की वैल्यू -1 आ रही है, मतलब 3 अल्फा की वैल्यू 3 आ रही है, मतलब अल्फा की एक ही पॉसिबल वैल्यू आ रही है रियल, वो क्या है? 1। रियल वैल्यू की बात करें तो नॉन रियल वैल्यू तो बहुत सारी आएंगी, क्योंकि 3 अल्फा माइनस 4 -1 का 9th रूट होगा। 9 वैल्यू हाँ, तो उसमें 9 वैल्यूज आ जाएंगी, इसलिए यहाँ पर बोला गया डिस्टिंक्ट पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा, तो ओनली 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। हाँ, क्या हुआ? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। तो अब आप अभी कुछ प्रॉब्लम और भी हैं जो इनवर्स मैट्रिसेस पे हम लोग करेंगे, 2-3 अच्छी प्रॉब्लम करेंगे, और फिर हम लोग सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस करेंगे, ठीक है, फ्राइडे की क्लास में। टिल देन, अच्छा, आज आपका टेस्ट कैसा हुआ? हाउ वाज द टेस्ट? आधे घंटे में ही हो गया। सिंपल था ना? यस। Yes. तो फुल स्कोर आ जाएगा? तो करे तो सारे हैं वो। लगता है हैं? लगता तो है कि आ सकता है, वरना कुछ हो भी होगा। चलो, वैसे तो आपका इसको रिजल्ट आ भी गया होगा अब तक, तो देखा था कि नहीं? नहीं सर, अभी अभी नहीं है, चलो ठीक है, आ ही जाएगा, कल तक तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब अगला टेस्ट जो होगा वो अच्छा होगा, ठीक है, तो उसके लिए फाइनल प्रिपरेशन करो, जब कंप्लीट कर लोगे तब अगला टेस्ट लेंगे आपको नेक्स्ट वीक में। सो लेट्स क्लोज द कॉल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे कल, परसों, डे आफ्टर टुमारो। ओके।